मुस्लिम समाज में पसमानदा, इसको अगर सरल और व्यवहारिक अर्थों में समझने की कोशिश की जाए या आम आदमी को समझाने की कोशिश की जाए तो ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे हिंदू समाज में आप मान कर चलिए कि एक दौर में दलित और पिछड़े थे जो विकास की मुख्य धारा से कोसों पीछे थे। वैसी ही स्थिति पसमानदा समाज की है मुसलमानों के भीतर। अभी तक क्या था कि भारत की राजनीति में ये एम फैक्टर एक साथ आप यूँ कहिए कि मतलब बिना किसी बिखराव के किसी एक पार्टी के साथ खड़ा होता था और वही पार्टी राज्य का चुनाव हो तो राज्य में जीत जाती थी और केंद्र का हो तो केंद्र में जीत जाती थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, स्थितियां बदली और मुस्लिम ध्रुवीकरण के समानांतर एक सीमा तक बहुसंख्यक वर्ग का भी ध्रुवीकरण हुआ राजनीति में और उसके बाद से तस्वीर में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। कई राज्यों में, पहले राज्यों में आया ये परिवर्तन और उसके बाद फिर केंद्र में आया जब एक बार वाजपेयी जी की सरकार बनी गठबंधन की, और उस बड़ा परिवर्तन आया जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और फिर दोबारा बनी, बड़े बहुमत से बनी। लेकिन अब सैचुरेशन का पॉइंट है भाजपा के पास भी। जनाधार कहां बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? अगर मुस्लिम भाजपा के लिए अस्पृश्य रहेंगे या भाजपा उनके लिए अस्पृश्य रहेगी, कुछ भी मान लीजिए, तो फिर बात बनेगी कैसे और भाजपा अपना विस्तार कैसे करेगी? और मुस्लिम राजनीति के आधार पर जो विपक्षी पार्टियों का महाजुटान, महागठबंधन हो रहा है जिसमें एक ही चीज पर सबकी निगाह है, एम फैक्टर, उसको काउंटर कैसे करेगी भाजपा? इस कोशिश में, इस चिंतन में, इस रणनीति में निकला पसमानदा का मसला। यानी एम में से मोदी जी ने निकाल लिया पी फैक्टर, एम फैक्टर से एम फैक्टर का वो किया विश्लेषण और उसमें से समझ में आया नरेंद्र मोदी को कि भाई पसमानदा वाला जो पी फैक्टर है उसको बाहर लाना चाहिए। अब ये पी फैक्टर क्या है? भारत में मुसलमानों की जितनी आबादी है उसका लगभग 85% पी फैक्टर है, यानी पसमानदा है। इसमें वो है, मुसलमानों का वो वर्ग है जो छोटे छोटे काम करता रहा, कसाई है, लुहार है, इस तरह के जो चीजें थी, नाई है, ये पसमानदा समाज। और 15% कौन है? वो 15% वो है जो अभिजात्य है, बाबू साहब है, इलीट है, प्रभु वर्ग है मुसलमानों में। वो कौन है? वो है 15% जो ये मानते हैं कि हमारे पुरखे भारत के नहीं थे, हमारे पुरखे अरब के थे, हम डायरेक्ट वहां से हैं, हमारी वंशावली भारत से हमारी वंशावली नहीं मिलती। वो 15% मूल, मतलब मोटे तौर पर, व्यवहारिक तौर पर आप समझ लीजिए वो है। उनसे भाजपा की पत्री नहीं मिलती और उनकी भी भाजपा से नहीं मिलती। लेकिन जो पसमानदा है वो व्यवहारिक सच एक ये भी है कि इसमें से लगभग सभी वो हैं जो किसी न किसी कालखंड में जिनके पुरखे हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार किए थे, ये वही लोग हैं लगभग। वरना कोई लुहार और नाई और इस तरह की जो कुरैशी जो मीट का काम करते हैं, सब लोग जो हैं पसमानदा समाज में, ये कोई समरकंद से थोड़ी ना आए थे, ना ईरान तुरान से आए थे। ये वही लोग हैं जो जिनके पुरखे आज से 600 साल, 700 साल, 800 साल पहले कभी किसी खिलजी के, किसी ऐबक के, किसी मुगल के प्रभाव में, दबाव में इस्लाम ग्रहण कर लिए। तो उनका सिजरा, उनका
फैमिली ट्री, उनकी वंशावली भारत से ही है। और जब ये बात कुछ विद्वान कहते हैं कि 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहले देखो तो कोई न कोई हिंदू नाम निकल कर आएगा, तो ये बात बहुत गलत भी नहीं, सच बात है। भाई जो बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ तलवार के बल पर, वो लोग यही रहे ना, बाहर से तो आए नहीं। तो कुल मिला के उस वर्ग को अब साधने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। भाजपा मानकर चल रही है कि इस 85% का जो है हिस्सा मुस्लिमों में, उसमें से कुछ भी आ जाए तो वो सरप्लस बोनस भाजपा के लिए, और विपक्षी दलों के लिए वो बड़ा घाटा। एम फैक्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ 15%, एक तरफ 85%, और 85% वाले पर डोरे डाले हैं भाजपा ने। अभी डोरे कितने पड़े हैं, नहीं पड़े हैं, क्या परिणाम देंगे, ये समझना होगा। अगर 24 के चुनाव में पसमानदा समाज में थोड़ी भी पसमानदा समाज ने थोड़ी भी करवट ले ली तो हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा, ये तय जान लीजिएगा। भारत के कुल मुसलमानों में लगभग 80 से 85% आबादी अकेले पसमानदा की है। पहले जरा ये बताइए, ये पसमानदा का मसला क्या है, पसमानदा कौन है? क्योंकि कई बार एक सुपरफिशियल सी बात कह दी जाती, जैसे अभी तौकीर रजा कह रहे थे कि भाई मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन एक सामान्य बात समझने की है कि कोई शेख और पठान और कुरैशी सामान्य रूप से एक तरह बराबर की हैसियत का तो नहीं देखा जा रहा समाज में। क्या यही मसला है या इसके अलावा कोई और मसला? सिद्दीकी साहब पहले आप बताइए। आपने बहुत मौजू एक आंकड़ा दिया, हमारे संज्ञान में नहीं था और ये बड़ी बात है। इस्लाम साहब जो गवर्नर बने, जो मंत्री बने, जो राज्यों के मुख्यमंत्री बने, जो सांसद बने, बड़े पदों पर रहे सियासत में, वो सब लोग सैयद शेख पठान ही रहे ज़्यादातर। मैं बहुत नहीं जानता, सामान्य रूप से जितना जानता हूं उस हिसाब से कह रहा हूं। मतलब वो 15% इलीट तबका मुस्लिम्स में जो अपना ओरिजिन अफगानिस्तान, ईरान, अरब, उन देशों में देखता मानता है, ठीक। और जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो किसी न किसी दौर में हिंदू थे और बाद में तत्कालीन शासन की व्यवस्था के चलते फिर वो इस्लाम में आए और फिर वो पसमानदा कैटेगरी में चिन्हित कर दिए गए, उनके हाथ कुछ नहीं आया। उत्तर प्रदेश में जियाउर रहमान अंसारी को छोड़ दीजिए, बाकी नावेद जी ज्यादा बताएंगे। है, मुझे एक बड़ा नाम वो याद आ रहा है, जियाउर रहमान अंसारी, वो भी इंदिरा गांधी की चैतन्यता में आ गया था मामला, तो वो बना दिया उनको। अन्यथा तो रफ़ी अहमद किदवई, मोहसिना किदवई, सलमान खुर्शीद आलम। मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा, जात व्यवस्था कहाँ से आई, सनातन का क्या मतलब है, इस्लाम का क्या मतलब है, वो विषय नहीं, और वो विषय टीवी का होना भी नहीं चाहिए। मेरा प्रश्न सीधा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों की 85% आबादी के लिए का जो एक वर्गीकरण है, जिसको एक फ्रेज दिया गया पसमानदा, ठीक, पसमानदा मतलब जो पीछे छूट गए, ठीक, उस पर एक बड़ा दांव चला है और जो शीर्ष पर व्यक्ति है उसके जरिए चला गया, इसलिए उसकी डेंसिटी है, उसकी प्रखरता है उस मुद्दे की। ये किसी वक्ता प्रवक्ता ने तो बीजेपी को उठाया नहीं मसला, खुद प्रधानमंत्री और कई जो बात कमर सिद्दीकी नहीं, शायद पहले कुछ पसमानदा लोग कह रहे थे हमारी रिपोर्ट में कि नरेंद्र मोदी लगातार इस इशू को छोड़ा नहीं, वो इस इशू को कैरी करके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये इशू भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम्स के बीच का जो एक वो है विश्वास की कमी का जो संकट, विश्वास का जो संकट है,
उसको खत्म कर पाएगा। लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊं, ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, भविष्य में क्या होगा, मैं तो भविष्य वक्ता नहीं, अभी तो संभावनाओं पर ही चर्चा है, लेकिन इस देश में पुरानी बात छोड़ दीजिए, हम लोगों की आयु वर्ग में जो लोग रहे, लालू जी, मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने पिछड़ों के विकास का नारा दिया। क्या पिछड़ों का विकास कितना हुआ नहीं हुआ, इनका तो विकास हो गया, पार्टी बन गई, सरकार 15-15 साल रह लिए, क्या रह लिए ना। और जो कांशी राम ने बात कही थी, मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत महीन बात कहता हूं। कांशी राम ने क्या कहा था, मैंने उनको एक पत्रकार के नाते बहुत करीब से कवर किया। उन्होंने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक, यही कहा था। यह बात जनता को समझ में आ गई कि भाई वोट जब हमारा है तो राज हमारा होना चाहिए। यही बात पसमानदा को अगर मोदी समझा देंगे कि वोट तो तुम्हारा है बाबू, इसी वोट से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, इसी से मायावती, इसी से लालू यादव, इसी से केसीआर, इसी से ममता बनर्जी, लेकिन फिर मिलता किसको है, शेख को, पठान को, सैयद को, और तुम वहीं की वहीं खड़े रह जाते हो। तब तो फिर एक मुझे लगता है कि अनुलोम विलोम हो जाएगा भारत के राजनीति में। 70 का दशक, कमर सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश का जिला फर्रुखाबाद, ठीक, वहां 2 बड़े मुसलमान लोग थे। एक सुल्तान आलम का परिवार था, सुल्तान आलम और इनके सलमान खुर्शीद के अब्बा और ये सब लोग, ठीक, ये भी नवाब और जागीरदार लोग थे, क्या, और दूसरे अनवार खां। मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं फिरकों के बारे में, लेकिन इस एक बात कहूंगा जिस पर नावेद भी गौर करें, इन दोनों परिवारों के त्वचा का रंग भारत की त्वचा के रंग से मैच नहीं खाता था। क्या स्वाभाविक है, ये उसी वर्ग से थे जो अभिजात्य वर्ग है, क्या, लेकिन ये नेता सारे मुसलमान के थे। कांग्रेस पहले दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, सब मुसलमान सबकी नेता थी, फिर उसमें से दलित कोई ले गया, पिछड़ा कोई ले गया, ठीक, फिर भाजपा ने रीजनल फोर्सेस से भी दलित पिछड़ा लपेट लिया और अब भाजपा के पास सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा आ गया। वैसे ही मुस्लिम्स में से अब वो दौर क्यों नहीं आ सकता कि पसमानदा धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाए। अभी तक मुस्लिम का मतलब एन ब्लॉक जितने मुस्लिम सब एक साथ। क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि अब पॉलिटिकली पसमानदा और अपर कास्ट मुस्लिम, अपर क्लास मुस्लिम, कास्ट मत कहें, चलो अपर क्लास मुस्लिम, उनके बीच में कुछ तनाव, कुछ अलगाव। कास्ट छोड़ दो शब्द, क्लास पकड़ लेते हैं, उसमें झगड़ा कम होगा। जो अपर क्लास का मुस्लिम है 15%, इस कमर सिद्दीकी की ये बात 100% सही है, राज वही करता रहा अभी तक। असल में बाकी 85% का वोट चाहे जहां डलवा देता था, जहां से सौदा हो जाए, और उसके बदले में राज वही करेंगे। एमएलसी वो होंगे, एमएलए वो होंगे, सांसद वो होंगे, उनके दामाद, पर्यावरण उसके नावेद जी को याद होगा, अध्यक्ष होंगे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। क्यों? क्योंकि वो इलीट हैं। वो टेलीफोन कर देते थे मुख्यमंत्री को कि नोएडा में इसको 500 मीटर नहीं 2000 मीटर जमीन दे दो, वो कहते बिल्कुल जी अभी देते हैं, क्या। और जो अंसारी था वो अपना बुनकरी करता रहा। इतना तो हुआ ना। मेरा विशुद्ध खांटी 100% पॉलिटिकल डिबेट है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि जिस शब्द पे आपत्ति हो वो हटा दीजिए, भाव को समझ के बहस होगी अब आगे से, ठीक है ना, जितना भी समय बचा है। कुरैशी पे आपत्ति, नाम हटाइए, क्या। जात पर आपत्ति है, वो बरेली वाले कह रहे थे तौकीर रजा, छोड़ो जाने दो। बड़ी हैसियत वाले 15% ने छोटी हैसियत वाले 85% का बयाना खुद ही ले लिया और खुद ही बेच लिया है और ताकत अपनी बढ़ा ली। बीजेपी वही तो सेंध लगाना चाह रही है, इसमें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। शफीकुर रहमान वर्ग की हैसियत और शरीफा बेचने वाली की हैसियत एक तो नहीं है। नवेश को
क्या इससे जो रीजनल फोर्सेज है, कांग्रेस तो वैसे ही समस्या में है, जो रीजनल फोर्सेज हैं जिनका सारा दारो मदार एम फैक्टर पर टिका है, एम फैक्टर उनसे अलग हो जाए बड़ी संख्या में तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये सब एकेडमिक चीजें हैं और मुझे लगता है मेरे जैसे लोग जो विशुद्ध प्रैक्टिकल चीजों को ही समझ पाते हैं वो इस बात को जानते हैं कि किताब का ज्ञान काशीराम ने नहीं दिया किसी मंच से कभी, क्या कि फलाने विद्वान ने ये लिखा और ठिकाने ने ये थीसिस दी, उन्होंने कुछ नहीं, सरल भाषा में कहा हमको मास्टर चाबी चाहिए। क्या ये कांग्रेसी तुम्हारे नाम पर तुम्हारे वोट से राज भोग रहे हैं क्या, और तुमको बहुत देते हैं तो जगजीवन राम बना देते हैं क्या, उससे आगे नहीं। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ नहीं आ रही। मैं पसमानदा को उसी फ्रेम में रख के देख रहा हूं, मैं जा ही नहीं रहा हूं कि कौन किसका वंशज है, दुनिया कहानी से मुझे कोई रुचि नहीं। क्या लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ इतनी बात नहीं कही घूम घूम के उत्तर प्रदेश और बिहार में, भूरा बाल साफ करो, क्या था ये? इसने पे किया लालू जी की पार्टी को, 15 साल शासन किया। इसमें कहां से मसलक का भी मसला नहीं भाई। वो ये कह रहे हैं कि जिनके पास 85% वोट है मुसलमानों में वो पिछड़े क्यों, जबकि आप कह रहे हो कि अभी तक जितनी भी गैर भाजपा सरकारें रही वो सब आपकी रही। तो ये सवाल तो जाता है, जो शरीफा बेच रहा है, जो चूड़ी बना रहा है फिरोजाबाद में, वो वर्क साहब को भी देख रहा है कि वर्क साहब का टोपी देखो कैसी बुर्राक है, कलप लगी क्या, अब वो कहता गुरु जिताए हम ही ने है और माल ये खा रहे हैं। इस भाव की लड़ाई को समझिए नावेद भाई आप भी, इससे ज्यादा बड़ा उत्प्रेरक कोई नहीं है, जान लीजिए। जब कांग्रेस से पिछड़े हटाए थे तब भी यही काम आया था, कांग्रेस से जब दलित हटाए गए तब भी यही फार्मूला चला जो आज पसमानदा में चल रहा है। ओपी सिंह जी, विशुद्ध राजनीतिक बात मैं उस बात से सहमत नहीं कि जो नावेद जी ने कहा कि भाई 40-45% इकट्ठे हो जाएंगे, 20% मुसलमान मिला के, एक साथ आ नहीं सकते सब, ठीक 45%। और बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा में 50% वोट की सीमा को भी क्रॉस कर लिया, वो इशू नहीं। इशू होता है कि अगर मुसलमान के एकमुश्त वोट देने से ही कुछ राज्यों का लाइसेंस, कुछ राजनीतिक दलों का लाइसेंस रिन्यू हो रहा है सियासत का, तो अगर मुसलमान ने 20% 30% भी एक मुश्त वोट करने की प्रथा से खुद को अलग कर लिया तो ये मसला भाजपा, कांग्रेस, मोदी और राहुल गांधी के नहीं, तो देश का पूरा राजनीतिक शास्त्र नहीं बदल जाएगा। हम लोग जब से 35 साल पहले अखबार में आए थे तब से लेके आज तक एक ही बात पढ़ते रहे कि मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करता है, नहीं एक मुश्त। बिहार के एक सांसद थे, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मेरे मित्र थे बहुत पुराने, मतलब अली अनवर साहब, अभी भी हैं, वो पसमानदा पे बड़ा काम किया उन्होंने क्या, लेकिन बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले लालू जी, मुख्य दल लालू जी का रहा है पिछले 2 दशकों में, उसने वो पसमानदा को कोई बहुत लाभ नहीं लेने दिया, ये सच्चाई है। खैर, कमर सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामपुर और स्वार के चुनाव ये बताते हैं कि बिना पसमानदा वोट बीजेपी में जाए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, थ्योरी में मेरी रुचि नहीं, ना मैं उतना विद्वान हूँ कि मैं इनका सब ओरिजिन पर बहस करूँ, मैं तो राजनीति समझता हूँ। स्वार में नहीं जीत सकते जब तक कि मुसलमान वोट नहीं दे भाजपा को उतनी बड़ी मेजॉरिटी, कोई कला कर लो आप, ना रामपुर में जीत सकते। क्या पसमानदा बीजेपी की ओर जा रहा है? रामपुर और उसका, मैंने आजमगढ़ नाम जानबूझ के छोड़ दिया, नहीं तो हो सकता कोई क्रॉस कर दे, मुझे काउंटर कर दे कि वहां गुड्डू जमाली खड़े थे, इसलिए रामपुर में गुड्डू जमाली नहीं थे और स्वार में नहीं थे। फिर वही सवाल कि 85% के को अपनी जेब में 15% कब तक रख सकता है? कोई मोदी नहीं करते, कोई और करता, किसी न किसी दिन तो ये दिन आना ही था। कांग्रेस की जेब में, ऊपर वाली जेब में ब्राह्मण ठाकुर बनिया थे,
साइड की जेब में दलित और एक साइड की जेब में पिछड़े, सब निकल निकल के भागे ना। तो ये तो समय आ गया, मोदी है तो ठीक है, मोदी नहीं होते कोई और आता, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं प्रकृति के न्याय में कि 85% को 15% अपने हित के लिए उपयोग में लाते रहे और 85% की कोई तरक्की नहीं हो, उसको कोई लाभ नहीं मिले। मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ता जामिया और अलीगढ़ की, क्या जिन्होंने जामिया बनाई और जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई नावेद शिकोह, वो ना तो सपा में रहे ना आरजेडी में रहे, क्या ना ब्लॉक प्रमुख हुए कभी, क्या राजनीति करने वाली बिरादरी अलग है, ये आप लोग कब समझोगे? समझ ही नहीं पाए, अभी तक भटक रहे हो जंगल में, इधर उधर अंधेरे में सिर मार रहे हो पत्थर से। ना समझ नहीं पाए इस्लाम साहब, ना अभी आप लोग जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। ना अभी रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अब नहीं समझ पाए। सर सैयद अहमद का विषय थोड़ी चर्चा में है आज, वो तो बड़ी आत्मा थे, बनाया इतना बड़े संस्थान। अब मसला ये है कि स्वार में कौन जीतेगा, राज तो वहां से तय होगा नावेद शिकोह, नहीं कि सर सैयद अहमद से तय होगा, नहीं होगा ना। तो मेरा मानना, मैं मूल प्रश्न ये लेके आया कि सबका विकास हो जाएगा, सब भारत की 150 करोड़ आबादी सरसब्ज हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बस कहने सुनने में अच्छी लगती है, ठीक। लेकिन राजनीतिक तौर पर बिरादरियां और समाज अपने अपने रहनुमा बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? मैंने दलित को बदलते देखा, पिछड़े को बदलते देखा, पिछड़ों में भी अति पिछड़े और पिछड़े, बिहार पिछड़े लालू के साथ, अति पिछड़े नीतीश जी के साथ, मैंने वो बाइफरकेशन देखा। तो पसमानदा का बाइफरकेशन क्यों नहीं हो? शेप लेता दिख रहा है किसी को। मेरी समझ थोड़ी सी अलहदा है, मैं नावेद शिकोह जी से भी थोड़ा सा डिफर करता हूं। राजनीति अलग विम्स पर चलती है, उसको इस सबसे नहीं देखना चाहिए। थोड़ा अगर हम पीछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव निकले थे, ठीक, तो उनके पास कोई जादू का वो था पिटारा के, वो ऐसे ऐसे करते थे और पिछड़ों का उन्नयन करते हुए चल रहे थे। एटा इटापा फरखाबाद में नहीं ना, एक नेता विमल तिवारी थे, दूसरे ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, यादव तो नेता नहीं था, ठीक। लेकिन उन्होंने उनकी वर्ग के लोगों ने कहा कि भैया कुछ ना कुछ से कुछ भला, कम से कम मुलायम खड़े तो हैं इन्हीं के पीछे चलो, अब कुछ देंगे भी इसी लालसा में। 40 साल मुलायम सिंह जी का वर्चस्व रहा, मिला नहीं मिला, मैं उस बहस में जाके कटुता नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन लोगों को लगता था कि भैया ही देंगे और कौन देगा। नावेद जाके कहते भी होंगे कि कुछ मिला, तो वो कहते नहीं मिला तो क्या नारायण दत्त तिवारी देंगे, आज दे 10 साल बाद देंगे। तो नेताजी जी इसी भरोसे पे जीवन काट लिया और परिवार मजबूत होते गए। एक चीज, इस बात को गांठ बांध लीजिए पसमानदा पर कोई राय बनाने से पहले, ठीक। काशीराम जी जब आए, उनने पूरे हिंदी भाषी भारत को हिला के रख दिया। वो एक्स्ट्रा दे रहे थे, कुछ नहीं। अच्छा, जब मान लो सरकार भी आ गई तो एक्स्ट्रा तो नहीं, एक्स्ट्रा कहां आया? पसमानदा की जब आप बात करते हो नावेद बाबू, तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन एक्स्ट्रा किसने दिया? बिहार में वाई, यूपी में वाई, और बसपा के शासन में यूपी में जे। दलित में है 300 जातियां और 600 उपजातियां, मिला किसको? जे समझ रहे हैं ना? वोट सारे दलित ने दिया कि नहीं दिया? हां बोलो ये ना, दिया कि नहीं दिया? समाजवादी को पूरे एम वाई ने वोट दिया कि नहीं दिया? मिला किसको? आजम साहब को। आजम साहब तो पसमानदा नहीं है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसके नाम किया गया? 40 साल बोला गाजियाबाद से सहारनपुर तक जो आजम खान कहेंगे वही होगा। नावेद भाई गलत कहूं टोक देना, क्या असमानदा हो पसमानदा हो कोई हो, मुसलमानों को सारा पोर्टफोलियो दे दिया उनके पास, अघोषित दे दिया था कि नहीं? बोले भाई मुसलमान से सिपाही से लेकर डीजीपी तक का कोई मसला होगा आजम साहब तय करेंगे, हुआ कि नहीं? पसमानदा को क्या मिला? फिर भी पसमानदा ने मुलायम सिंह जी को वोट दिया कि नहीं दिया? इस उम्मीद में दिया कि भाई जैसा भी है
उम्मीद तो है क्या? आज की तारीख में मैं एक बड़ी अद्भुत बात कहता हूं। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, उत्तर प्रदेश का जो सामान्य व्यक्ति है, जो एंटी बीजेपी वोट करता रहा है दशकों से, ओपी सिंह जी, वो बीजेपी से खुश है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी विचारधारा है पीढ़ियों से। लेकिन वो कहता है अमिताभ जी, अब मैं भी सोच रहा हूं कि बीजेपी वालों से थोड़ा राब्ता बढ़ाऊं, क्योंकि अब और ये तो कोई सरकार में आते नहीं, क्या तो मैं सरकार विरोधी क्यों रहूं? इस मसले को समझिए नावेशी को। क्या 25% यादव हट गया समाजवादी पार्टी से। कैसे हट गया? उसको समझ में आ गया कि आप सरकार में नहीं आ जा रहे। तो पसमानदा के लिए बीजेपी ने आवाज दी, और पसमानदा को भी अब इतना तो समझ में आ रहा है कि सरकार में राहुल गांधी तो आ नहीं रहे अभी, तो दाएं बाएं वोट करने से कोई लाभ नहीं। और जिसका उल्लेख मेरे ख्याल से सिद्दीकी ने किया या नावेद भाई ने किया कि 2022 का विधानसभा, यस, उसमें जो कमिटेड वोट पड़ा ना, उसने भाजपा को और लाभ पहुंचाया। मेरी बात फिर लिख लीजिएगा नावेद बाबू। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, मुस्लिम लोग, वो कहते भैया अग्निहोत्री जी पूरा जोर लगा दिया, बनी नहीं, क्या अब मन टूट गया, अब नहीं बनेगी। क्या वो ये कहते अब नहीं बनेगी? मन टूटना ही तो सियासत में सबसे खराब बात होती है। तब और तीसरी बात मैं कहूंगा, जमींदारों के खिलाफ, यह भी बड़ी अद्भुत बात है। हम 3 पत्रकार हैं यहां, ओपी सिंह जी, नावेद जी और मैं। जमींदारों के खिलाफ लोग नक्सलियों को भी सपोर्ट कर देते हैं, बाकी को तो छोड़िए। क्या? क्योंकि हर वंचित व्यक्ति के मन में उसके प्रति क्रोध है जिसने उसका शोषण किया। नावेद बाबू ठीक कह रहा हूं ना? ये जो 15% है ना, जिसको अभी कमर सिद्दीकी गिना रहे थे कि 401 सांसद हुए, उसमें 360 15 वालों के। क्या तो एक चिढ़ का रिश्ता, एक गुस्से का रिश्ता तो अपने आप बन गया जमीन पर। अब फर्रुखाबाद में खुर्शीद साहब के परिवार के लिए मुश्किल है। क्या सलमान साहब की पत्नी चुनाव रणनीति पर जमानत जब्त हो गई थी ना? क्या मुसलमानों ने भी साथ नहीं दिया होगा, इसीलिए हो गई होगी, वरना कम से कम पितौरा से जिता ही लेते। तो जो सैयद शेख पठान वाला मसला है, ये वैसा ही है जैसा आक्रोश एक दौर में लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, मकाशीराम, इन लोगों ने अपर कास्ट के खिलाफ पैदा किया। क्या ब्राह्मण ठाकुर के खिलाफ खास तौर पर। क्या जिसको लालू जी ने भूरा बाल कहा, वहां कहा ना, और उसका लाभ मिला। इसलिए पसमानदा पर चर्चा ये, और जो बात ओपी सिंह जी ने की वो भी बात ठीक है। ये बात मैंने महसूस की थी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे नावेद बाबू। तो मैं गया बिहार, तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि भाई बीजेपी का रंग ढंग तो हमें कभी पसंद नहीं आया। बोले लेकिन नीतीश ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं तो है बीजेपी के साथ। बोले ठीक है, रहने दो, 100 में 10-20 काम बीजेपी उल्टे सीधे करा लेगी, मान लो जो हमें नहीं अच्छे लगेंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात कर। बोले लेके ना 100 में 80 काम तो ठीक हो रहे हैं। बोले भाई साहब पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, हम भी चल रहे हैं, कोई हिंदू थोड़ी चल रहा है। क्या इसलिए नीतीश वहां बार बार शिफ्टिंग करने के बाद भी मुसलमानों के भी नेता रहे कि नहीं रहे? कैसे रहे? क्योंकि डिलीवर किया। वो बात जो ओपी सिंह कह रहे हैं, जिसको मकान मिला, जिसको हैंडपंप मिला, जिसको लैपटॉप मिला, जिसको बिना भेदभाव के बगल वाले को जितना अनाज मिला उतना ही मिला, वो चीजें काउंट होती हैं मित्र। ऐसा नहीं कि नहीं काउंट होती हैं। किसी दानिश अंसारी का मंत्री बनना भी समाज में एक मैसेज होता है।
जैसे किसी दौर में जियाउर रहमान अंसारी का मंत्री होना एक मैसेज था। आप मासेज से जियाउर रहमान अंसारी के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, मोहसिना किदवई के जरिए नहीं। शिकवा साहब गलत तो नहीं कहा? क्योंकि उनके बिरादरी के लोग ही बहुत कम हैं उनके वर्ग के, और जो हैं भी वो हवेलियों तक कन्फाइंड है। भीड़ भाड़ भाले इलाकों में जो आबादी रहती है वो तो सामान्य ही है ना। हिंदुओं में आप उनको पिछड़ा और दलित कह लीजिए, मुस्लिमों में उनको पसमानदा कह लीजिए। मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं, मैं मोटी व्याख्या कर सकता हूं। हिंदुओं में दलित और पिछड़े और मुसलमानों में पसमानदा। जैसे मैंने दलित और पिछड़ों को भारत की राजनीति में अपना ट्रैक बदलते देखा है। ओपी सिंह जी और हम लोग जब पत्रकारिता करने आए थे तो भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों की पार्टी नहीं थी, वो अपर कास्ट की पार्टी थी, और उसमें भी मुख्य रूप से बनियों की, सिंधियों की पार्टी थी मुख्य रूप से। ये हमने देखा कि आज वो दलित और पिछड़ों के सबसे बड़े समर्थन वाली पार्टी है भारत में। ये परिवर्तन तो हमने देखा अपने जीवन काल में। इसलिए मुझे पसमानदा पर दांव लगता दिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स ये बात ठीक भी है कि जहां 85% आबादी मुस्लिमों की हो, उस हवेली की खिड़कियां भी खुलनी ही चाहिए। उस हवेली की चाबी किसी जमींदार की शेरवानी में क्यों, के जेब में क्यों रहे? जो बनारस में बुनकर है उसको भी हक है अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए। जो फिरोजाबाद में चूड़ी गला के कांच गला के चूड़ी बना रहे हैं, उन लोगों को भी हक है बेहतर जिंदगी जीने के लिए। उनको भी शासन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर ये है लक्ष्य तो इसका समर्थन। धन्यवाद।